नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। द क्राइम सीरीज 18 के इस एपिसोड में मैं नीरज पुंडीर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार बिल्कुल स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की कहानी शुरू करूं इससे पहले थोड़ी बात करता हूं गांव की और शहर की। गांव में जो लोग रहते हैं वो पहले से ही एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हुए रहते हैं, रोजाना एक दूसरे से मिलते रहते हैं और किसी को अगर कहीं जाना होता है तो पड़ोसी को बताकर चले जाते हैं। मतलब यहां आज भी घर के अंदर ताला लगाकर जाने के लिए बहुत कम लोग सोचते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि उनके पड़ोस में कौन है, उनको पता रहता है कि उनका व्यवहार कैसा है। बल्कि गांव में यहां तक पता रहता है कि आज पड़ोसी के घर में खाने में क्या बना हुआ है। और इसकी वजह यह है कि गांव में जो पड़ोसी हैं वो ज्यादातर लोग एक ही परिवार से हैं, एक ही कुनबे से संबंध रखते हैं। वहीं दूसरी ओर शहर है। यहाँ सब लोग अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से और अलग अलग गांव से आकर बसे हैं। ना तो इनकी जान पहचान बहुत गहरी है और ना ज्यादा पुरानी है। यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं, लेकिन आपके यहाँ पड़ोस में, आपके बिल्कुल बगल में कौन रह रहा है, वो क्या करता है, ये किसी को नहीं मालूम और ना ही कोई इस बात को जानने की कोशिश करता है। शहरों में सब लोग अपने आप में बहुत बिजी हैं। न खुद के पास कुछ समय है, न पड़ोसी के पास समय है। बड़े बड़े अपार्टमेंट्स और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो बन गई, लेकिन दिल बहुत छोटे हो गए। आपने बहुत बार सुना होगा कि शहरों में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि पड़ोसियों को पता भी नहीं चला, ना ही उन्होंने कभी ये पता लगाने की कोशिश की। शहर की जिंदगी कुछ ऐसी ही हो गई है कि सब मतलबी से हुए जा रहे हैं। अपनापन अब बहुत ही कम लोगों में बचा है। शहरों में बने इन बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में रोजाना कोई ना कोई फंक्शन होता रहता है, कोई ना कोई पार्टी चलती रहती है। किसी का जन्मदिन है, किसी की शादी है, किसी की एनिवर्सरी है और किसी का कोई और प्रोग्राम। क्राइम की ऐसी बहुत सारी घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं कि इन्हीं अपार्टमेंट्स में एक फ्लैट के अंदर कोई लाश पड़ी है और किसी को काफी दिनों तक, कई कई दिनों तक, बल्कि कई कई महीनों तक ये पता नहीं चलता कि उनके पड़ोस वाले फ्लैट में कोई लाश पड़ी है। और अब शहरों के लोगों को ये सब पता भी चल गया है कि अगर कोई फ्लैट बहुत दिनों तक बंद है और उसमें से बदबू आने लगी है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसके अंदर कोई ना कोई लाश है। और फिर पुलिस को बुलाया जाता है और फिर सच में ही लाश निकलती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 4 महीने तक एक अपार्टमेंट के अंदर, एक फ्लैट के अंदर 2 लाशें पड़ी रहती हैं। पड़ोस के लोग रोज उसके दरवाजे के सामने से गुजरते रहे, लेकिन किसी को ये पता ही नहीं चला कि 4 महीने से बंद इस फ्लैट के अंदर एक नहीं बल्कि 2-2 लाशें पड़ी हैं। किसी ने ये जानने की कभी कोशिश ही नहीं की कि घर के लोग कहाँ चले गए, वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे। और किसी ने ये सोचा भी नहीं कि चलो एक बार दरवाजा खटखटाकर उनका हालचाल पूछ लें। इस कदर शहरों के लोग कट चुके हैं पड़ोसियों से। आज की कहानी तमिलनाडु से है। तमिलनाडु में एक इलाका है जिसका नाम है थिरुमुलई वायल। यहाँ एक बड़ा सा अपार्टमेंट था और उसी अपार्टमेंट के फ्लैट में 2 बाप बेटी रहा करते थे। पिता का नाम शैमुल शंकर था और बेटी का नाम सिंथिया। सिंथिया की उम्र लगभग 37 साल थी। उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन पति से कुछ अनबन हुई और फिर लगातार झगड़े रहने लगे और आखिर में दोनों ने अलग अलग रहने का फैसला किया। दोनों का तलाक हो जाता है और सिंथिया अपने पिता शंकर के साथ रहने लगती है। सिंथिया की मां का देहांत पहले ही हो चुका था, तो उसके पिता जो थे वो अकेले रहा करते थे और वो काफी बूढ़े हो चुके थे। लगभग 74-75 साल की उम्र लगभग उनकी हो चुकी थी और इस उम्र में कोई ना कोई बीमारी अक्सर लग जाया करती है। तो उनको भी किडनी से संबंधित कोई बीमारी हो गई थी और वो भी अक्सर बीमार रहा करते थे। जब सिंथिया की शादी हो गई तो कभी कभी वो उससे मिलने के लिए उसके ससुराल चले जाया करते थे, लेकिन अब तलाक हो गया था तो इसलिए सिंथिया अपने पिता के पास ही रहने लगी थी। उसने सोच लिया था कि अब वह अपने पिता की सेवा करेगी, उनका हमेशा ध्यान रखेगी और उनको कभी किसी तकलीफ में नहीं आने देगी। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हर वक्त मोबाइल हाथ में रहता है और हम कभी यूट्यूब देखते हैं, कभी फेसबुक चलाते हैं और कभी इंस्टाग्राम चलाते हैं। सिंथिया भी खाली समय में
सोशल मीडिया पर बिजी रहा करती थी और इसी दौरान उसकी मुलाकात होम्योपैथी के एक डॉक्टर से होती है और उस डॉक्टर का नाम था सैमुअल। सैमुअल ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा लिखा था और फिर वो वापस चेन्नई आता है और वहाँ एक छोटा सा क्लिनिक खोल लेता है और लोगों का इलाज करना शुरू कर देता है। वो ये दावा किया करता था कि हर बीमारी का इलाज होम्योपैथी से संभव है, चाहे बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, होम्योपैथी ट्रीटमेंट से हर बीमारी का इलाज किया जा सकता है। ये दावा वो किया करता था। जब सोशल मीडिया से सिंथिया की डॉक्टर सैमुअल से मुलाकात होती है तो फिर मोबाइल नंबर भी एक्सचेंज होते हैं और बातचीत होने लगती है और फिर वो धीरे धीरे मिलने भी लगते हैं। सिंथिया ने डॉक्टर सैमुअल को अपने पिता से मिलवाया और उनकी बीमारी के बारे में भी उसको बताया। डॉक्टर सैमुअल सिंथिया से कहते हैं कि होम्योपैथी से आपके पिताजी की ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, वो स्वस्थ हो जाएंगे, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। अब डॉक्टर सैमुअल को यह अपार्टमेंट बहुत अच्छा लगा जहां पे सिंथिया रहा करती थी, तो वो भी उसी अपार्टमेंट में एक फ्लैट किराए पर ले लेता है। अब सिंथिया, उसके पिता और डॉक्टर सैमुअल सभी एक ही अपार्टमेंट में रहने लगते हैं। फ्लैट आसपास ही थे तो मुलाकात रोजाना हुआ करती थी और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है। सिंथिया के पिता को किडनी से संबंधित कोई बीमारी थी। एक रोज डॉक्टर सैमुअल सिंथिया से कहता है कि मैं तुम्हारे पिता को होम्योपैथी से ट्रीटमेंट दूंगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तुम फिलहाल जहां से इलाज करवा रही हो वहां से ली जाने वाली सारी दवाइयां बंद कर दो, मुझ पर भरोसा रखो, मैंने बहुत लोगों को ठीक किया है, मैं तुम्हारे पिता को भी ठीक कर दूंगा, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। अब क्योंकि सिंथिया डॉक्टर सैमुअल से प्यार भी करने लगी थी और उसे उसका बहुत भरोसा भी था, तो इसलिए वो सब दवाइयां बंद कर देती है और डॉक्टर सैमुअल से अपने पिता का ट्रीटमेंट करवाना शुरू कर देती है। ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। पिता की उम्र लगभग 74-75 साल के आसपास थी और फ्लैट में सिर्फ 2 ही लोग थे। तो सिंथिया डॉक्टर सैमुअल से कहती है कि आपने फालतू में ही फ्लैट ले रखा है किराए पर और आप फालतू में ही उसका किराया दे रहे हैं। हमारे पास जो फ्लैट है उसमें एक रूम खाली है, मैं पापा से बात करती हूँ, आप हमारे साथ ही रहिए। फिर सिंथिया अपने पिता से बात करती है और पिता को भी लगता है कि डॉक्टर सैमुअल एक अच्छा इंसान है, कमाता भी अच्छा है और उनको कहीं ना कहीं भनक भी थी कि दोनों आपस में प्यार करते हैं। तो वो सोचते हैं चलो अच्छा है, इन दोनों की शादी हो जाएगी और फिर दोनों का जीवन अच्छे से बीतेगा। यही सोचकर वो अपनी परमिशन दे देते हैं। अब डॉक्टर सैमुअल, सिंथिया और उसके पिता तीनों एक ही फ्लैट में साथ साथ रहने लगते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है। डॉक्टर सैमुअल लगातार सिंथिया के पिता का इलाज करते रहते हैं। इसी दौरान सिंथिया डॉक्टर सैमुअल से कहती है कि उसका ड्रीम विदेश में जाकर रहकर नौकरी करना है और वो एक ना एक दिन अपना ड्रीम जरूर पूरा करेगी। लेकिन डॉक्टर सैमुअल सिंथिया से कहते हैं कि विदेश में कुछ नहीं रखा है, अपने देश में ही रहो और यहीं अच्छी नौकरी करो, यहीं हम दोनों अपनी जिंदगी बिताएंगे। सिंथिया का विदेश जाने का जो ड्रीम था वो इसलिए भी पूरा नहीं हो रहा था क्योंकि उसके पिता अक्सर बीमार रहा करते थे, उनकी देखभाल करने वाला और कोई था ही नहीं। लेकिन फिलहाल अपने सपनों को अपने दिल में दबाए हुई थी और अपने पिता की सेवा में लगी थी। डॉक्टर सैमुअल से इलाज कराते हुए साल भर ही बीता था लगभग और सितंबर 2024 आ चुका था। सितंबर के फर्स्ट वीक में एक दिन अचानक सिंथिया के पिता की मौत हो जाती है। जिस वक्त सिंथिया के पिता की मौत हुई उस वक्त डॉक्टर सैमुअल घर से बाहर थे। सिंथिया डॉक्टर सैमुअल को कॉल करती है और उनको पिता की मौत के बारे में बताती है। डॉक्टर सैमुअल घर पहुंचता है और जैसे ही वो घर के अंदर एंटर होता है सिंथिया को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो सैमुअल से कहती है कि तुमने तो कहा था कि मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन आज उनकी मौत हो गई। अगर मैं अपने पिता का इलाज वहीं करवाती रहती जहां उनका पहले से इलाज हो रहा था तो शायद वो आज जिंदा होते। वो सारी दवाइयां तुमने बंद करवा दी और अपना इलाज शुरू कर दिया और आज तुम्हारी वजह से मेरे पिता की जान चली गई। एक तरह से सिंथिया अपने पिता की मौत का जिम्मेदार, कसूरवार डॉक्टर सैमुअल को ठहराने लगती है। अब दोनों में इस बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। घर में पिता की लाश पड़ी थी, बेटी और उसका दोस्त आपस में लड़ रहे थे। दोनों को आपस में लड़ते हुए कई घंटे बीत जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है और सिंथिया को यह लग रहा था कि काश मैं डॉक्टर सैमुअल की बातों में ना आती और किसी अच्छे हॉस्पिटल में अपने पिता का इलाज करवाती तो आज मेरे पिता जिंदा होते। उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा था
कहीं ना कहीं अपने फैसले को वो गलत मान रही थी और खुद को भी अपने पिता की मौत का जिम्मेदार समझ रही थी। वो यही सोचकर उसे बार बार गुस्सा आ रहा था और डॉक्टर सैमुअल पर वो भड़कने लगती थी। अब डॉक्टर सैमुअल को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन जिंदगी और मौत मेरे हाथ में नहीं थी। तुम्हारे पिता का समय आ चुका था और इसीलिए वो चले गए। लेकिन सिंथिया कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वो लगातार जोर जोर से सैमुअल पर चिल्ला रही थी कि अचानक सैमुअल गुस्से से सिंथिया का सिर पकड़कर जोर से दीवार में पटक देते हैं और एक नहीं कई बार सिंथिया के सर को दीवार में जोर जोर से मारते हैं और सिंथिया बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर सैमुअल का गुस्सा शांत होता है तो वो सिंथिया को चेक करता है और उसे पता चलता है कि सिंथिया की भी मौत हो चुकी है। अब वो घबरा जाता है। तो अब घर में दो दो लाश पड़ी थी। पहली सिंथिया के पिता की लाश जो एक नेचुरल डेथ थी और दूसरी सिंथिया की खुद की लाश जो एक मर्डर था। अब जाने अनजाने गुस्से में ही सही, लेकिन कत्ल तो हो चुका था और इस बात का अंदाजा डॉक्टर सैमुअल को अच्छी तरह से था कि अब पुलिस तो पकड़ेगी और सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। तो अब वो सोचता है कि खुद को कैसे बचाया जाए। वह अपना डॉक्टर वाला दिमाग लगाता है और साथ ही साथ अपने अंदर छुपे क्रिमिनल वाले दिमाग को भी घुमाता है। वो दोनों लाशों को बेड पर लेटा देता है, फिर बाहर जाता है, केमिस्ट की दुकान से कुछ केमिकल्स लेकर आता है। उन लाशों के ऊपर जितने ज्यादा हो सकते थे उतने ज्यादा वो केमिकल डालता है। उसके अलावा जितने भी खिड़की दरवाजे या वेंटिलेशन के लिए कोई जगह थी उस हर जगह पर वो अलग अलग केमिकल डालता है ताकि किसी तरह की बदबू बाहर ना जा सके। ये सारी कार्रवाई करने के बाद वो घर के एसी को ऑन कर देता है। फिर वो घर की हर चीज से फिंगरप्रिंट को मिटाता है, हर सबूत को मिटाता है और अपना सामान उठाता है, बाहर निकलता है, गेट को बाहर से बंद करता है, उस पर ताला लगाता है और वहां से चला जाता है। ये सारी बात है सितंबर 2024 की। उधर सिंथिया और उसके पिता शंकर के कुछ रिलेटिव थे, कुछ रिश्तेदार थे जो रहते तो थे उनसे दूर, लेकिन कभी कभी हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में, 2 महीने में इनसे फोन पर बात कर लिया करते थे और हालचाल पूछ लिया करते थे कि शंकर साहब कैसे हैं, बेटी सिंथिया तुम कैसी हो। तो वो बात करने के लिए फोन करते थे, लेकिन इधर से कोई जवाब नहीं जाता था। 10-15 दिन के बाद वो फिर फोन करते हैं, फिर कोई जवाब नहीं मिलता और पड़े पड़े मोबाइल की बैटरीज डेड हो जाती हैं, तो फिर किसी का कोई कांटेक्ट उनसे होता ही नहीं है। अब रिलेटिव भी ऐसे थे कि किसी के मन में एक बार भी ये बात नहीं आई कि क्यों ना एक बार वहां चलकर देख लिया जाए, क्योंकि पहले उनका फोन लग रहा था लेकिन कोई उठा नहीं रहा था और अब तो उनका फोन लगना भी बंद हो चुका है, स्विच ऑफ पड़ा है। तो क्यों ना एक बार वहां जाकर देखें कि दोनों ठीक ठाक हैं या नहीं है। इतनी जहमत किसी ने उठाई ही नहीं। वक्त बीतता गया और धीरे धीरे पूरे 4 महीने बीत गए। सितंबर के बाद अक्टूबर आ गया, फिर नवंबर आ गया, फिर दिसंबर आ गया और जनवरी आ गया। और जनवरी भी लगभग खत्म होने वाला था कि उसी अपार्टमेंट में एक कमला नाम की महिला रहती थी। वो जब फ्लैट के सामने से गुजर रही थी तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि कहीं से कुछ ना कुछ बदबू आ रही है, लेकिन उसको यह समझ में नहीं आया कि बदबू किस चीज की है और कहां से आ रही है। तो वो वहां से चली जाती है, लेकिन जब वो वापस दोबारा उस दरवाजे के सामने से गुजरती है तो उसको फिर से बदबू लगती है। वो अपने पति को बताती है, उसके पति को भी ऐसे लगता है कि अपार्टमेंट में कहीं ना कहीं किसी फ्लैट से बदबू आ रही है। तो फिर वो सोसाइटी के मैनेजर से बात करते हैं कि अपार्टमेंट में कहीं ना कहीं से बदबू आ रही है, तो क्यों ना सारे फ्लैट्स को एक बार चेक कर लिया जाए, हो सकता है कोई जानवर मरा पड़ा हो तो उसको हटा दिया जाएगा। ऐसा ही किया जाता है। एक एक करके अपार्टमेंट के सारे फ्लैट्स को चेक करना शुरू किया जाता है और जब सिंथिया का फ्लैट सामने आता है वो लोग देखते हैं कि वहां पर ताला लगा हुआ है। तो आजकल सभी लोग जागरूक भी हैं, बहुत सारे टीवी सीरियल्स में भी उन्होंने देखा है, अखबारों में और सोशल मीडिया में ऐसी खबरें भी आती रही हैं कि जहां ताला बंद एक फ्लैट हो और बदबू आ रही हो तो हो सकता है अंदर लाश हो। इसी शक के चलते लोग पुलिस को बुला लेते हैं और कहते हैं कि अपार्टमेंट में अजीब तरह की बदबू लगातार आ रही है और हमने सारे फ्लैट्स चेक कर लिए हैं, बस एक फ्लैट बचा है जिसमें ताला लगा है, आप आइए, आपकी मौजूदगी में इस ताले को तोड़ा जाएगा और चेक किया जाएगा कि आखिर माजरा क्या है।
ऐसा फ्लैट जिस पर ताला लगा हो और बदबू भी हो। ये बात सुनकर पुलिस वालों के भी कान खड़े हो जाते हैं। पुलिस वहां पहुंचती है और फिर उस ताले को तोड़ा जाता है और अंदर का जो नजारा था उसको देखकर सबके पैरों के तले की जमीन खिसक जाती है। वो देखते हैं कि कमरे में एसी चालू था, तेज बदबू आ रही थी और बेड के ऊपर 2 कंकाल पड़े थे। देखने से साफ पता चल रहा था कि इन दोनों लोगों को मरे हुए कई महीने बीत चुके हैं। पुलिस दोनों लाशों को कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पूछताछ का दौर शुरू हो जाता है। पुलिस को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। वहां मेन गेट एंट्री एग्जिट रजिस्टर से पता चलता है कि फ्लैट सिंथिया और उसके पिता शंकर का था और इस फ्लैट में उनके साथ डॉक्टर सैमुअल भी रहा करते थे। यह भी पता लगता है कि डॉक्टर सैमुअल पहले किराए के एक अलग फ्लैट में रहा करते थे, फिर बाद में उन्होंने उस फ्लैट को खाली कर दिया था और अब वो सिंथिया और उसके पिता के साथ उन्हीं के फ्लैट में रहा करते थे। अब चूंकि डॉक्टर सैमुअल ने पहले किराए पर फ्लैट लिया था तो उनके बहुत सारे डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह फ्लैट के ओनर के पास जमा थे। वहां से एड्रेस मिल जाता है और फिर पुलिस को ज्यादा मशक्कत करनी नहीं पड़ती और पुलिस उस एड्रेस पर पहुंचती है और डॉक्टर सैमुअल को गिरफ्तार कर लेती है। इधर सैमुअल को लग रहा था कि सिंथिया के पिता की नेचुरल डेथ थी और अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में नेचुरल डेथ की रिपोर्ट आ जाती है तो फिर सिंथिया का मामला भी शायद उसी में निपट जाएगा और पुलिस को लगेगा कि मौत के बाद लड़की को सदमा लगा, वो बेहोश होकर नीचे गिरी और उसका सिर दीवार से टकरा गया और फिर उसकी भी मौत हो गई। तो डॉक्टर सैमुअल को अब तक यही लग रहा था कि पुलिस शायद उसको गिरफ्तार ही नहीं कर पाएगी और काफी हद तक डॉक्टर सैमुअल सही भी था क्योंकि उसने शंकर को तो मारा ही नहीं था, उसकी तो नेचुरल डेथ थी। अब पुलिस सैमुअल से पूछताछ करती है और इस दौरान पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है जिसमें शंकर की नेचुरल डेथ बताई जाती है और सिंथिया की बाहरी चोट लगने से मौत होना बताया जाता है। डॉक्टर सैमुअल तमाम तरह के बहाने बनाता है लेकिन पुलिस को इस बात की हैरानी थी कि जो इंसान उन दोनों लोगों के साथ फ्लैट में रहा करता था वो आखिरी बार सितंबर के महीने में ही उस अपार्टमेंट में देखा गया और उसके बाद वो कभी उस अपार्टमेंट की तरफ झांका तक नहीं। जब यही सवाल डॉक्टर सैमुअल से पुलिस पूछताछ करती है और इसका कारण पूछती है तो डॉक्टर सैमुअल के पास इसका कोई जवाब नहीं था। पुलिस सख्ताई दिखाती है और आखिर में डॉक्टर सैमुअल पुलिस के सामने टूट जाता है और वो पूरी कहानी बताता है कि सिंथिया उसके पिता की मौत का जिम्मेदार उसको मानकर उससे बहुत लड़ाई झगड़ा कर रही थी और दूसरी बात यह थी कि सिंथिया विदेश जाना चाहती थी और मैं चाहता था कि वो यहीं पर रहे और मेरे साथ अपना जीवन बिताए, लेकिन वो मेरी इस बात को मानने को बिल्कुल भी कभी तैयार नहीं हुई और मुझे इस बात का पूरा पता था कि जिस दिन उसके पिता की मौत हो जाएगी वो मुझे छोड़कर चली जाएगी और मैं ऐसा होते नहीं देख सकता था। और उस दिन इसी लड़ाई झगड़े के दौरान गुस्से में उन्होंने सिंथिया का सिर पकड़कर दीवार से दे मारा और कई बार दे मारा जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। फिर डॉक्टर सैमुअल कहते हैं कि मैं बाहर गया और बाहर से केमिकल लाया और लाशों के ऊपर केमिकल छिड़क दिया, खिड़की दरवाजों पर केमिकल छिड़क दिया, एसी को ऑन कर दिया ताकि किसी को शक ना हो और सारे सबूत मिटाकर अपना सामान लेकर ताला लगाकर वहां से चला गया। सैमुअल ने पुलिस को यह भी बताया कि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि राज 4 महीने तक छुप जाएगा। उसे लग रहा था कि हफ्ता 10 दिन या 15-20 दिन तक कोई ना कोई पड़ोसी या कोई ना कोई रिश्तेदार वहां तक पहुंचेगा और ये राज खुल जाएगा। वो खुद हैरान था कि कैसे किसी रिश्तेदार ने या किसी पड़ोसी ने उनकी सुध नहीं ली, कोई खबर ही नहीं ली। तो ये थी आज की अफसोसनाक कहानी जिसमें एक नेचुरल डेथ होती है, फिर एक कत्ल हो जाता है और फिर 4 महीने का लंबा समय बीत जाता है लेकिन किसी को कोई खबर नहीं लगती उनके पड़ोस में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। ये हाल है आजकल हमारे समाज का। तो आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अच्छी घटनाओं और सच्ची कहानियों का ये सफर यूं ही जारी रहेगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।